मैला आंचल, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है। इसके पहले वीडियो में हमने देख लिया था मैला आंचल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एवं आलोचकों के कथनों को, और उसके भौगोलिक एवं सामाजिक पक्ष को भी समझा था। अब आगे आज हम देखेंगे मैला आंचल के धार्मिक एवं आर्थिक पक्ष को। तो देखते हैं धार्मिक पक्ष क्या क्या है मैला आंचल में। सबसे पहले धार्मिक विकृतियां। धार्मिक विकृति से तात्पर्य किस तरह की कुरीतियां फैली थी धर्म के नाम पे, किस तरह से लोगों पर बल दिया जा रहा था उसको मानने पर, ये सारी चीजें मैला आंचल में दिखाया गया है। तो एक छोटे से गांव का जिक्र है, मेरीगंज नामक गांव है, और उस ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा संकुचित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और उसी प्रकार से उनकी मानसिकता भी है। तो वहाँ पे कुछ लोग कैसे किसी चीज़ को थोप कर किसी पर अपना काम चलाते हैं। इसी प्रकार से वहाँ का जो मठ है वहाँ के बारे में कहा गया है कि मेरीगंज का एक विशेष पक्ष उसका धार्मिक जीवन है, जिसका संबंध वहाँ के मठ से है तो कहने को धर्म मठ, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे दुराचार भी हो रहे हैं, बहुत तरह तरह की कुरीतियाँ फैली हुई हैं। प्राचीन व मध्यकाल में धर्म को प्रायः निवृत्ति मूलक बनाने पर बल दिया गया, जिससे धर्म से जुड़े व्यक्ति हमेशा एक कुंठित जीवन व्यतीत करते रहे। निवृत्ति मूलक अर्थात कह दिया गया कि यही मुक्ति का मार्ग है, धर्म को जो नहीं अपनाएगा उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार क्या हो गया कि लोग उसके दबाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैला आंचल में इस समस्या को एक खास कोण से दिखाया गया है, अर्थात एक खास तरीके से लेखक ने दिखाया है। क्योंकि लेखक खुद भी उस गांव से संबंधित है, उसका खुद का भी अपना संबंध है, तो उस चीज को बहुत अच्छे से व्यक्त करते हुए वहां के धार्मिक विकृतियों के बारे में बताते हैं। महंत साहिब धर्म के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का आशय जो मुखिया हैं, जिन्हें एक ठेका मिल गया कि हाँ वो मठ के प्रतिनिधि हैं, वो मठाधीश हैं, इस तरह से। अतः माया से मुक्त रहना उनके लिए आवश्यक है। यदि वे विवाह करते हैं तो सुविधा भरी महंती जो उनकी महंती है हाथ से निकलती है, और विवाह नहीं करते जो भौतिक सुविधाओं के बावजूद कुंठित जीवन जीने को अभिशप्त है। देखिए यहीं पे देख रहे हैं हम कि कैसी कुरीति फैली कि अगर आप धर्म को मान रहे हैं, अगर आपको मठाधीश बनना, महंत बनना है, तो आपको वहाँ पे विवाह नहीं करना है। अब उनके अंदर वो भावनाएं तो हैं, लेकिन वे क्या करते हैं कि अपने फायदे के लिए, क्योंकि मठाधीश बनने में उनके बहुत सारे फायदे हैं, सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें लोगों की सेवा मिलती है, तो वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा और विवाह जो है नहीं करते हैं और एक कुंठित जीवन जो है जीने के लिए मजबूर हैं। वे यह समाधान निकालते हैं कि मठ के पुराने सेवक की बेटी लक्ष्मी को कानूनी लड़ाई के बाद अपने मठ पर ले आते हैं। तो उसमें एक पात्र है लक्ष्मी, उससे संबंधित है, जो कि मठ के सेवक की बेटी होती है। यह रास्ता महंत साहब के जीवन में भले ही प्रसूचना लाने वाला हो, पर अबोध बालिका का जीवन इससे बर्बाद हो रहा है। यादव टोली का किस्लू कहता है, देखिए लक्ष्मी जिसकी उम्र कम है और महंत जो कि अधेड़ हैं, तो उसके बारे में जो यादव टोली का किस्लू नामक पात्र है वो क्या कहता है। महंत जब लक्ष्मी को मठ पर लाया था तो वह एकदम अबोध थी। कहाँ वह बच्ची, कहाँ यह 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना सुनकर पाथर भी पिघल जाए। अर्थात बहुत तरह का दुराचार वो करता था। तो यहाँ धर्म के नाम पे दुराचार भी हो रहा मठ के अंदर। इस प्रकार की विकृति के बावजूद दोष लक्ष्मी का ही है। उसने माया बनकर महंत साहब के धर्म को भ्रष्ट कर दिया। देखिए गांव वाले क्या कहते हैं कि महंत साहब तो बिल्कुल बढ़िया थे, लेकिन ये जो लक्ष्मी है वह माया का रूप लेके आई और महंत साहब के धर्म को उसने भ्रष्ट कर दिया। और इस पर क्या है, रेणु जी व्यंग भाषा में लिखते हैं, ये कथन भी है इसलिए ध्यान रखेंगे। स्वयं लेखक कहते हैं, चढ़ती जवानी में सतगुरु साहेब की दया से माया को जीतकर ब्रह्मचारी रहे। बुढ़ावती में तो आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, माया के प्रबल घात को नहीं संभाल सकती। अर्थात माया यहाँ कौन हो गया, लक्ष्मी को बता रहे हैं, जो लक्ष्मी दासिन थी उसको बता रहे हैं, सेवक की बेटी। यह तो महंत साहेब का दोख नहीं है, अर्थात दोष नहीं है, उसका भाग ही खराब है।
यदि वह नहीं होती तो महंत साहेब सतगुरु के रास्ते से नहीं डिगते। यह ध्रुव सत्य है। दोख तो लक्ष्मी का है, एक ब्रह्मचारी का धर्म भ्रष्ट करने का पाप उसके माथे है। अर्थात गांव के लोग क्या कहते हैं कि महंत का जो है, महंत साहब इतने ज़्यादा धर्मांधता जो है वो सबकी आंखों पर चढ़ी हुई है कि उन्हें ये लगता है कि महंत साहब जो बेचारे सतगुरु के रास्ते पर जा रहे थे लेकिन अब वो नहीं जा पाएंगे, उनका अभाग्य हो गया, उनका भाग्य खराब था, क्योंकि माया बनकर उनके जीवन में लक्ष्मी आ गई है और सारा दोष उस लक्ष्मी का है। तो यह एक कथन भी है। आगे देखिए, यौन भ्रष्टाचार के साथ साथ मठ के जीवन में सत्ता संघर्ष पर भी रेणु ने विशेष ध्यान दिया। तो देखिए एक लाइन ये भी है, इसको ध्यान रख सकते हैं कि मैला आंचल उपन्यास में मठ का जो जीवन दिखाया गया है वो किस तरह से दुराचार से भरा हुआ है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। तो कभी अगर टिक करने में आए कि क्या क्या चीजें इस उपन्यास में हैं, तो ये आ सकता है कि यौन भ्रष्टाचार के साथ साथ मठ के जीवन में सत्ता संघर्ष, तो इसको याद रखेंगे, ये चीज है। इस पर रेणु जी ने विशेष ध्यान दिया है। जो व्यक्ति वास्तविक रूप से में महंत बनने वाला था वह अफीम और गांजे की तस्करी के आरोप में जेल में बंद है। नागा बाबा धर्म के नाम पर जैसी भाषा का इस्तेमाल करता है वह निहायत ही हल्की है, जो धर्म के इस व्यवहारिक पक्ष पर कालिख पोतने के लिए पर्याप्त है। अर्थात यहाँ महंत बनना एक राजनीतिक कारण भी है, वहाँ उसमें राजनीति भी है, क्योंकि महंत जो है उसके अंडर में बहुत सारे ओट होंगे, उसका बोलबाला होगा, तो किस प्रकार से सच्चे व्यक्ति को फंसाकर और किसी दुराचारी को, किसी ऐसे व्यक्ति को महंत बनाया जाता है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। आगे देखिए, अंधविश्वासों की मानसिकता। रेणु ने मेरीगंज में सामाजिक रूप से प्रचलित अंधविश्वासों पर भी टिप्पणी की है। यह स्वाभाविक सी बात है कि जिस क्षेत्र का आर्थिक विकास कम हुआ होगा, आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ होगा, वहां सामाजिक जीवन में अंधविश्वासों की प्रमुख भूमिका होगी। तो इसलिए शिक्षा का वहां अभाव है, तो अंधविश्वास भी पूरी तरह से हावी है। उपन्यासकार ने बार बार दिखाया है कि अंधविश्वासों के कारण विकास कैसे रुक जाता है। डॉक्टर प्रशांत गांव को बचाना चाहते हैं, किंतु गांव के ही ज्योतिकी काका अंधविश्वासों के कारण उनका सक्रिय विरोध करते हैं। उनका कहना है कि देखिए, जो डॉक्टर प्रशांत का जिक्र बार बार आया है, तो डॉक्टर प्रशांत ही मैला आंचल के कथानायक हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, वो एक युवा डॉक्टर होते हैं जो अपनी शिक्षा पूरी करके एक पिछड़े हुए गांव को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनते हैं। उनका मानना है कि एक पिछड़ा गांव चुनेंगे तो लोगों का दुख दर्द हम कम कर सकेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, अपितु किसी पिछड़े हुए गांव का उद्धार करना है। लेकिन जो है वहाँ पे अंधविश्वास के साथ साथ तरह तरह के सामाजिक शोषण, ये सारी चीज़ों को जब जनता को फंसे हुए देखते हैं तो उनका मन भी पूरी तरह टूट जाता है। इस तरह से उनका साक्षात्कार होता है ऐसी जनता से, ऐसे लोगों से जो पूरी तरह अंधविश्वास के शोषण चक्र में फंसा हुआ है। तो ये डॉक्टर प्रशांत ही इसके महानायक हैं, कथानायक हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। वो क्या कहते हैं, तो जब वो गांव को बचाने आते हैं तो उनका विरोध करते हैं। एक ज्योतिकी काका नामक जो पात्र हैं इसमें, वे कहते हैं कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोग कर देह में जहर दे देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है, हैजा के समय कुओं में दवा डाल देते हैं, गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। देखिए, इस प्रकार से लोग डॉक्टर प्रशांत का विरोध करते हैं क्योंकि वो अंधविश्वासी हैं और कम पढ़े लिखे हैं। अंधविश्वासों के खतरनाक परिणाम क्या होते हैं, यह रेणु ने कमली और पार्वती की मां के माध्यम से दिखाया है। कमली और पार्वती, ये सभी देखिए पात्रों को ध्यान रखेंगे। कमली को इसलिए बीमारी हो गई है कि 3 बार उसका रिश्ता टूट गया। अब ऐसा सोच रही है उसकी माँ कि उसको बीमारी इसलिए हो गया क्योंकि उसका रिश्ता टूट गया तथा लोग उसे अपशकुनी मानने लगे। ये भी एक प्रकार का अंधविश्वास हो गया।
यदि सारा समाज किसी व्यक्ति को अपशकुनी मानने लगे तो वह व्यक्ति मनोरोगी ही हो जाएगा। यही स्थिति कमली की है। पार्वती की मां का जीवन ही अंधविश्वासों ने ले लिया है। रेणु ने विशेष रूप से बताया है कि पार्वती की मां स्नेह करुणा के भाव की प्रतिमूर्ति है, किंतु समाज उसे डायन घोषित करके उसकी हत्या कर देता है। तो इस प्रकार से दिखाया कि जो व्यक्ति थोड़ा भावुक भी है, जिसके अंदर भाव भी हैं, उसे भी समाज पूरी तरह से किस प्रकार अंधविश्वासों में जकड़ रहा है। तो ये हमने देखा मैला आंचल का धार्मिक पक्ष, और धार्मिक पक्ष के बारे में हम जान गए कि किस प्रकार से गांव में शिक्षा का अभाव है, लोगों के अंदर अंधविश्वास भरा हुआ है और किस प्रकार से धर्म के नाम पर आडंबर हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं। आगे देखिए आर्थिक जीवन, जो आर्थिक पक्ष है उपन्यास का। उपन्यास में यद्यपि मेरीगंज का संपूर्ण जीवन अंकित हुआ है, किंतु जिस समस्या को उपन्यासकार ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है यह आर्थिक ही है। तो सबसे ज्यादा रेणु ने माना है कि सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या है वह क्या है? आर्थिक समस्या, क्योंकि आर्थिक समस्या से ही बहुत सारी चीजें डिपेंड होती हैं। हम आर्थिक रूप से अगर कमजोर हैं तो हम पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, अच्छा खाना नहीं दे सकते, उससे हमारा शरीर कुपोषित होगा, और पढ़ेंगे नहीं तो दिमाग कुपोषित होगा। तो इसलिए मेन जो वो माना है, एक कारण माना है हर चीज का, तो उसको आर्थिक को ही माना है, आर्थिक समस्या को ही माना है। रेणु समाजवाद से जुड़े रहे हैं और समाजवादी विचारों के अनुकूल आर्थिक जीवन को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो एक भी ये भी याद रखेंगे, रेणु समाजवाद से जुड़े रहे हैं। कैसी विचारधारा है उनकी? समाजवादी विचारधारा है। यह रचना आरंभ में भौगोलिक व सांस्कृतिक वर्णन अधिक करती है, पर धीरे धीरे मेरीगंज की समस्याओं तक पहुंचती है और वहां महसूस होता है कि जब तक गरीबी व जहालत खत्म न हो तब तक यह अंचल मैला ही रहेगा। अब देखिए मैला आंचल जो नाम रखा गया है, जो शीर्षक है इस उपन्यास का, वह क्यों रखा गया है? क्योंकि पूरी तरह से वहां पर गरीबी है, जहालत है, जिसकी वजह से तरह तरह की गंदगियां हैं, जैसे अंधविश्वास है, दुराचार है, किसी को किसी चीज का सही ज्ञान नहीं है। तो पूरा अंचल, पूरा क्षेत्र कैसा है? मैला है। यहाँ इस वजह से इसका नाम परीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल रखते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। डॉक्टर प्रशांत के चरित्र के माध्यम से रेणु ने यह समस्या विशेष रूप से स्पष्ट की है। देखिए लेखक कुछ भी डायरेक्ट थोड़ा बहुत कहता है, लेकिन ज्यादातर बातें वह किसी न किसी पात्र को लेकर ही करता है। तो कोई एक पात्र होता है जो उसका स्वयं का, रेणु की, लेखक के स्वयं की बात को कहता है। तो डॉक्टर प्रशांत तो उसकी जगह पे हैं, अपनी भावों को, अपनी बातों को डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से रेणु जी कहते हैं। डॉक्टर प्रशांत गांव इसलिए आया कि उसे ज्यादा से ज्यादा रोगियों से पैसा वसूल कर अमीर बनना चिकित्सक धर्म के खिलाफ लगता है। उसकी इच्छा काला आजार है, काला आजार के निदान के लिए रामबाण औषधि खोजना है। काला आजार जो कि एक बीमारी है, ये जो बीमारी है वो आंत से संबंधित है, आंत में हो जाती है। इसमें जो है परजीवी आंतरिक अंग विकृत हो जाते हैं। तो इस बीमारी से निदान के लिए वह कोई औषधि खोजना चाहते हैं, ऐसा रामबाण औषधि खोजना चाहते हैं जिससे कि फिर वो चीजें दोबारा ना हो। तो वो पैसा कमाना उनका मेन उद्देश्य नहीं है डॉक्टर प्रशांत का, बल्कि लोगों की सेवा करना है। एक बिंदु पर वह महसूस करता है, इतना करने के बाद भी एक जगह उन्हें महसूस होता है, अर्थात कभी न कभी उनके मन में ख्याल आता है कि जिस आदमी के लिए जीवन का अर्थ भूख और बेबसी है, उसके लिए यह दवाई किसी काम की नहीं है। उसके लिए बेहतर यही है कि वह भूख और बेबसी के स्थान पर मलेरिया से बेहोश होकर शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त कर सके। तो काला आजार का तात्पर्य देखिए मलेरिया से भी है और आंत से ही संबंधित होता है, तो इसे वहां भी जोड़ सकते हैं। तो वह क्या सोचता है, डॉक्टर क्या सोचते हैं
जबकि उनका उद्देश्य इतना अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन जो है कहीं द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है, ये सोच के कि ऐसे जीवन जो जीवन वो देख रहे हैं लोगों की, ऐसे जीवन से तो बेहतर है कि वह इसी बीमारी से ही मर जाए, उनको क्या फर्क पड़ता है इससे संबंधित दवा बने या ना बने। वे कहते हैं कि आम से लदे हुए पेड़ों को देखने के पहले उसकी आंखें इंसान के उन टिकोलों पर अड़ती हैं जिन्हें आमों की गुठलियों के सूखे गूदे की रोटी पर जिंदा रहना है। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। देखिए, वो सोचते हैं कि हम इंसानों को सबसे पहले स्वच्छ और सुंदर बनाएं, लेकिन फिर कहते हैं यहाँ इंसान है कहाँ? क्योंकि वो देखते हैं उस गांव की जो स्थिति है, वहां पे लोगों के अंदर या तो बहुत ही ज्यादा सीधापन है या बहुत ही ज्यादा खूंखार और बहुत ही ज्यादा कुटिल लोग हैं, पूरी तरह से इंसान नहीं है। तो उन्हें लगता कि पहले तो इन्हें इंसान बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही इनके लिए कोई और कदम उठाना होगा। आगे कहते हैं, डॉक्टर प्रशांत ही सोचते हैं कि मान लिया कि उसने काला आजार की एक रामबाण औषधि का अनुसंधान कर लिया, किंतु इसके बाद और यहाँ का आदमी जी कर करेगा क्या? ऐसी जिंदगी? पशु से भी सीधे हैं ये इंसान, पशु से भी ज्यादा खूंखार। अर्थात दो तरह के लोग गांव में क्या होता है, दो तरह के लोग होते हैं, या तो बहुत ही भोले भाले होंगे, सीधे साधे होंगे, या तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे वो। और पेट यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने उन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़ कर ऐसे लाचार कर रखा है कि वे चूं तक नहीं कर सकते। तो उस समय का जो न्याय विधान है उस पर भी व्यंग्य करते हैं। डॉक्टर प्रशांत अपने सारे वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मूल समस्या आर्थिक है। देखिए, यही बात शुरुआत में भी लेखक ने कही है, लेखक ने इस पर जोर डाला है, क्योंकि सारी समस्या का जड़ ही आर्थिक है। और डॉक्टर प्रशांत भी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सारी समस्या जो है आर्थिक है, और एक आर्थिक रूप से पिछड़े समाज में स्वास्थ्य की कोई संभावना नहीं है। इस नाटकीय बिंदु पर उपन्यासकार लिखता है, डॉक्टर ने रोग की जद पकड़ ली है। गरीबी और जहालत ही इस रोग के दो कीटाणु हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है, इसे ध्यान रखेंगे, स्वयं लेखक कहते हैं। मेरीगंज की आर्थिक समस्याएं कुछ और पक्षों से भी संबंधित है। रेणु ने न केवल गरीबी को मूल समस्या के रूप में पहचाना है, बल्कि यह भी बताया है कि गरीबी के कारण कौन से हैं। यह गरीबी उत्पादकता की कमी से नहीं, अपितु वितरण की विषमताओं से पैदा हुआ है। ऐसा एक चित्र रेणु ने खम्हार के प्रसंग में खींचा है, जो गोदान खलिहान से मिलता जुलता है। देखिए, मेरीगंज की जो समस्या है उससे संबंधित क्या बात कहते हैं रेणु? कहते हैं कि गरीबी का जो मूल है वह इसलिए नहीं है कि उत्पादन नहीं हो रहा है, अनाज नहीं हो रहा है लोगों को, बल्कि इसलिए है कि वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा सही ढंग से। और यहाँ जो एक खम्हार है ना, वो गोदान के खलिहान से, जिसमें कि जो जमींदार होते हैं वो लोग उसका लेखा जोखा करके क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उधार कर्जे में डाल देते हैं किसानों को, या उनसे ज्यादा ले लेते हैं और उनको थोड़ा बहुत ही मिल पाता है। तो आगे देखिए, ये स्पष्ट होगा। और खम्हार, साल भर की कमाई का लेखा जोखा तो खम्हार में ही होता है। 2 महीने की कटनी, 1 महीना मड़नी, फिर साल भर की खटनी। दबनी मड़नी करके जमा करो, साल भर के खाए हुए कर्ज का हिसाब करके चुकाओ, बाकी यदि रह जाए तो फिर सादा कागज पर अंगूठे की टीप लगाओ, फिर कर्ज खाओ। तो देखिए, ये पहले चलता रहता था, जमींदारों का भी था। तो वो लोग क्या करते थे, जो ये किसान होते थे उनसे से ज्यादा कम दाम पे अनाज ले लेते थे, या उनका जो अंग्रेजी जब शासन था तो उसमें क्या जाता था, उसमें उसका ब्याज जाता था, जिसको जो है लगान भी बोलते थे। तो इस तरह का एक चक्र चलता रहता था, और क्या होता था कि वो पूरी तरह से किसान कर्ज में ही डूबा रहता था। तो सही चीज तो ये थी कि उत्पादन तो होता था, लेकिन वितरण सही तरीके से नहीं हो रहा था, और ये खमार का चक्र चलता रहता है। रेणु ने आर्थिक समस्या को एक बेहद खूबसूरत नजरिए से प्रस्तुत किया है।
साहित्य तथा अन्य कलाओं में इस प्रश्न का अक्सर विवाद होता है कि सौंदर्य वस्तुगत धारणा है या व्यक्तिगत। समाजवाद के समर्थक सौंदर्य को वस्तुगत मानते हैं। उनकी राय में सुंदरता परिस्थितियों से पैदा होती है। डॉक्टर प्रशांत भी महसूस करता है कि सुंदरता सचमुच अनुकूल परिस्थितियों से पैदा होती है। मेरीगंज में भी सुंदरता हो सकती थी। परिस्थितियां ऐसी हैं कि सुंदरता विकसित होने से पहले ही झुलस जाती है। वह सोचता है, क्या सोचते हैं देखिए प्रशांत, कि उसने देखा है गरीबी, गंदगी, जहालत से भरी हुई दुनिया में भी सुंदरता जन्म लेती है। किशोर किशोरियों व युवतियों के चेहरे पर एक विशेषता देखी है उसने। कमला नदी के गड्ढों में खिले हुए कमल के फूलों की तरह जिंदगी के भोर में वे बड़े लुभावने, मनोहर और सुंदर दिखाई पड़ते हैं, किंतु ज्यों ही सूरज की गर्मी तेज हुई वे कुम्हला जाते हैं। तो एक तरह से वो नदी के माध्यम से बताते, जैसे कमला नदी के गड्ढों में कमल के फूल खिलते हैं और सूर्य के उगने पर वो कुम्हला जाते हैं, वैसे ही क्या होता है इस गरीब बस्ती में भी बहुत ही सुंदर चीजें हैं, वो सुंदरता भी जन्म लेती है। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है उसमें क्या है, वहाँ की स्त्री हो या पुरुष हो, किशोर किशोरियां सब पूरी तरह से झुलस जाते हैं। तो देखिए आज हमने देखा मैला आंचल से संबंधित धार्मिक एवं आर्थिक पक्ष को। इसके पहले हमने देखा था मैला आंचल के सामाजिक पक्ष को तथा भौगोलिक पक्ष को, और इसके आगे भी हम राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पक्ष को देखेंगे। उसके बाद हम मैला आंचल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि देखिए पूरा उपन्यास पढ़ना एक तरह से संभव नहीं होगा और वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ एक शॉर्ट में हम लेके चलेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीजें हैं जिस पर प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में देखेंगे आगे की चीजें। धन्यवाद।